हेलो गाइस। आज अपन इलेक्ट्रोस्टेट में आगे बात करेंगे और उसमें एक सबसे अहम चीज कंडक्टर। तो कंडक्टर में बता दूं, इसके डिटेल में जानकारी आगे भी हासिल करेंगे, लेकिन कंडक्टर बेसिक तौर पे क्या होता है, जितने भी अच्छे हीट एनर्जी के कंडक्टर होते हैं जो आप 11th में पढ़े होंगे, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो फ्री चार्ज कैरियर्स रहने वाले सब्सटेंस को अपन जनरली कंडक्टर कहते हैं। अभी आप बेसिक तौर पे इतना याद रखिएगा। अब इस कंडक्टर की चार्जिंग कितने तरीके से करी जाती है, तो जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसमें से या तो फ्री चार्ज कैरियर के नाम पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ज्यादातर कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर के नाम पे इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन उससे एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे न्यूट्रल कंडक्टर से, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस हो जाएगी, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो उसमें नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएंगे न्यूट्रल कंडक्टर में, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर डेफिनेटली वेट में थोड़ा बढ़ जाता है और पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर वेट में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उससे आप इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। अब इस कंडक्टर की भी चार्जिंग 3 तरीके से करी जाती है। नंबर 1, जैसा कि पहला इंडक्शन के थ्रू मैं बताता हूं, ड्यू टू इंडक्शन या बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करने में, मान लीजिए कोई भी आपके पास मेटल का कंडक्टर है, मान लीजिए मेटल का ये स्पेयर है, इसके सामने अगर मैं कोई चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, मान लीजिए मैंने पॉजिटिवली चार्ज एक रोड थी वो इसके पास में लेके आया, तो उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स के नाम पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे इसकी सरफेस पे, फ्री चार्ज कैरियर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सिस में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्सिस में उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये वाला जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज, ये इस पॉजिटिवली चार्ज रोड से बंधा हुआ है, तो इसे तो कहेंगे अपन बाउंड चार्ज। और यहां पे हम क्या करते हैं, अर्थिंग, एक नाम सुना होगा आपने। अर्थिंग का मतलब होता है उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही उसको हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से कनेक्शन का साइन ये वाला होता है, दिस इज द सिंबल टू कनेक्ट विद अर्थ। तो क्या करेंगे कि अर्थ में जैसे ही कनेक्शन करेंगे अर्थ के साथ इस बॉडी का, तो अर्थ में से कुछ नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन जो है चल करके आ जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अर्थ में से इलेक्ट्रॉन चल के आए तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन इस बॉडी का टोटल मास बढ़ गया और बॉडी जो कि न्यूट्रल थी उस पे एक्सिस में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बाद में क्या करेंगे हम, यहां पे बाद में ये किया जाएगा कि यहां से जो अर्थ से कनेक्शन है इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। अर्थ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, और अर्थ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए थे वो आ गए थे। अब इसके पास एक्सिस में जो चार्ज है, वो एक्सिस में जो चार्ज है दैट इज द नेगेटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, लेकिन अभी जो चार्ज है एक्स्ट्रा चार्ज वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही आप से अर्थ से कनेक्शन हटाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज रोड थी इसको आप अवे ले जाएंगे बहुत ज्यादा इससे डिस्टेंस पे, तो उसके बाद जो एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। अभी ये स्पेयर है तो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आर्बिट्री शेप की बॉडी होती है उस पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब इसी प्रकार अगर ये नेगेटिवली चार्ज रोड होती तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल होकर इधर जाते, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और इधर नेगेटिव चार्ज हो जाता। इन चार्जेस को हम इंड्यूस चार्ज भी कहते हैं, और इस इंड्यूस चार्ज में ये वाला चार्ज इस रोड से अट्रैक्शन से बंधा रहता है, इसे बाउंड कहते हैं, इसे अनबाउंड कहते हैं। अब ये अगर नेगेटिवली चार्ज रोड होती तो यहां पे इंड्यूस चार्ज प्लस का आता, यहां पे माइनस का आता, और जैसी अर्थ से कनेक्शन करते तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से अर्थ में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे एक्स्ट्रा में हो जाता है नेगेटिव के कंपैरिजन में, और वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जिसे एक्सिस चार्ज कहते हैं वो इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो तरीका चार्जिंग का है, इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां पे बॉडी में चार्ज को इंड्यूस किया जाता है, टच नहीं किया जाता चार्ज बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी से, बिना टच करे बॉडी को चार्ज किया है, लाइक दिस। अब यहां पे
दूसरा तरीका जो चार्जिंग का है, सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज द बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या किया जाएगा, चार्ज कंडक्ट होके जाएगा, फ्लो होकर के जाएगा, और यह कार्रवाई होती है जब एक चार्ज बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में आती है तब। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आपके पास न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर है और ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज कोई रोड थी, ये नेगेटिवली चार्ज रोड है। अब जैसे ही ये इसके टच करेगा तो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर जैसे इसके साथ टच होएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो दोनों बॉडी अब कांटेक्ट में आ गई, दोनों बॉडी अब एक हो गई, और एक होने के बाद इनका पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल अटेंड करने के लिए इसमें से कुछ चार्ज फ्लो करके इसके पास चला जाएगा, और फिर जब आप इनको सेपरेट करोगे तो ये नेगेटिवली चार्ज जो रोड है इसके पास चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड इस बॉडी के पास चला गया है, और इस तरीके से ये चार्ज जब इसमें फ्लो हुआ तो इसे कंडक्शन कहा जाता है, और इस तरह से ये बॉडी चार्ज हो जाती है। तो ये है कंडक्शन का तरीका, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने वाला। अगर ये पॉजिटिव लोड होती तो ये दूसरी न्यूट्रल बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट वे है चार्जिंग का, दैट इज बाय रबिंग। जब भी आप दो न्यूट्रल बॉडी को रगड़ते हो तो एक न्यूट्रल बॉडी से दूसरी न्यूट्रल बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो जिसमें ट्रांसमिट होते हैं उसका वेट बढ़ जाता है, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और अदर बॉडी जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो दीज आर द थ्री वे फॉर चार्जिंग द कंडक्टर्स। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेसिकली डिफाइन किया गया है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। कोई भी पॉइंट चार्ज के एग्जांपल से अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज Q यहां पे रखा हुआ है, और इस पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर यहां पे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होती है और उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ नहीं होता, तो ये टेस्ट चार्ज है। अब इस कैपिटल Q चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है इसको आप वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर R का जो पोजीशन वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में ही होगी। वी कैन आल्सो राइट, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो इनसे अवे रहता है, तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ये वाला लगेगा। ये आप R जो बीच की डिस्टेंस है इससे आप कह सकते हो Q नॉट पार्टिकल का पोजीशन कैपिटल Q चार्ज की रिस्पेक्ट में, तो और इस पे जो फोर्स लगेगा इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इस तरह से फोर्स लगेगा। तो अगर इस चार्ज के कारण इस Q नॉट चार्ज पे अगर इतना फोर्स लग रहा है तो यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें, यानी कि इस जगह पे Q नॉट चार्ज न रख के यूनिट चार्ज अगर रख दें तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स होएगा इस पॉइंट चार्ज के कारण, दैट इज इट इज अ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दे देते हैं। Q नॉट चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा इस कैपिटल Q चार्ज के कारण, एंड वी कैन राइट लाइक दिस, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है, और ये उस चार्ज के कारण उस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। अच्छा, यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लग सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और तीनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। यहां से ये पॉइंट की लोकेशन R1 वेक्टर है, यहां से R2 वेक्टर है, यहां से R3 वेक्टर है। तो इन तीनों पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E1 वेक्टर, E2 वेक्टर और E3 वेक्टर आएगी। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होएगी दैट इज तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगी। इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें अपन अगर आगे बढ़े तो इसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट इज देयर एग्जिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने का एक तरीका है। उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। और इनकी कुछ प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होती हैं, यानी कि ज्यादा पास पास होती हैं, जिसे अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा उसकी तुलना में ज्यादा होएगा, क्योंकि पॉइंट ए पर सेम एरिया से, यहां पे जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, लेकिन पॉइंट ए पर जो एरिया है वहां से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी संख्या ज्यादा है। पॉइंट बी पे जो मैंने एरिया स्केच किया है वहां पे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली 2 दिख रही हैं। और आगे और बढ़ेंगे और सेम एरिया आप स्केच करो तो पॉइंट सी से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मात्र एक ही है। तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पॉइंट ए पे सबसे ज्यादा होगी, फिर बी पर होगी, एंड लास्टली एंड फाइनली पॉइंट सी पर होगी। ये है नंबर 1 चीज की जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली होती हैं, पास पास होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ज्यादा होती है। दूसरा यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसके मैं इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ये पॉइंट अगर मान लीजिए P डैश है तो पॉइंट P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किसी भी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचे गए टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये नंबर 2 था। नंबर 3 के अंदर मैं आगे बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचा गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, एक इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचे गए टेंजेंट की डायरेक्शन में, एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींचे गए टेंजेंट की डायरेक्शन में। और एक पॉइंट पर
एक वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसकी दो डायरेक्शन एक सिंगल पॉइंट पे नहीं हो सकती है। ये था नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ, नेक्स्ट नंबर फोर्थ देखिएगा। नंबर 4 में यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, और वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रेशियो में ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ये 3Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है, तो 3Q चार्ज से अगर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं लाइक दिस, तो -Q चार्ज पर ओनली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है टर्मिनेट होंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेशन पॉजिटिव चार्ज से होएगा और टर्मिनेशन या तो नेगेटिव चार्ज पे होएगा या इनफाइनाइट पे होएगा, और प्रोपोर्शनल रेशियो में होएगा। 3Q से ओरिजिनेट अगर 6 हैं तो -Q पे जो टर्मिनेट होने वाली हैं उस रेशियो के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होएगी। इज इट क्लियर? ओके। नंबर 5 अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि आगे कंडक्टर के अंदर भी ये जानकारी आपको दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। हालांकि कंडक्टर जब स्टडी करेंगे तो उसके बारे में भी वहीं पे आपको ये जानकारी दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को कभी भी पार करके क्रॉस करके नहीं जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस द कंडक्टर। वो कंडक्टर पे टर्मिनेट हो सकती हैं, कंडक्टर से ओरिजिनेट हो सकती हैं, और कंडक्टर पे उनका टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन भी जो होएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होएगा लाइक दिस। सरफेस के परपेंडिकुलरली ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर पे टर्मिनेट होंगी और ओरिजिनेट होंगी लाइक दिस। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ओरिजिनेशन भी यहां से ऐसे होएगा। यहां से ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन जो हो रहा है, यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे हो रहा होगा, और यहां से पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे हो रहा होगा। कंडक्टर की सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज आएगा उससे इस तरह से टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी थी। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मौजूद है और वहां पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जाने वाला जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनको इस तरह से बताया जाता है, जिसे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एरिया ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज किया जाता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो और आपस में पैरेलल हो, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। अब ये एरिया बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, एरिया का जो वेक्टर रहेगा जिसे अपन एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। इत्फाकन अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही हो, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे हो, and this is the area vector. और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बना रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ यहाँ पे एंगल बना रहे होंगे। तो इस टाइम इस एरिया से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा, दैट इज
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी डेट इज ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू ए, क्योंकि ई और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो ये ई इंटू ए आ जाएगी, जबकि यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आएगी इस कंडीशन में डेट इज ई ए कॉस ऑफ थीटा। इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। और यहां से हम यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में है कि ये एरिया वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, यानी कि ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एकदम परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। किसी भी यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर ऑफ electric field lines passing through unit area perpendicularly। यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उस जगह पे दर्शाती हैं। यहां से इस तरह से कह सकते हैं कि यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही, तो इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आगे बढ़ते हैं, अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। कहाँ आएगा यार, पेज कहाँ जोड़ू, ये ठीक है, हाँ हाँ कर दूंगा यार, मत घबराओ। एडिट कर देना ढंग से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, what is the electric dipole? Electric dipole is the combination of two opposite charges which have a same magnitude। अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस एक दूसरे से सर्टेन सेपरेशन पे हो, नेचर में एक दूसरे से अपोजिट हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो अरेंजमेंट बनता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट को लेटर पी से बताया जाता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं फिजिक्स में हम। ये रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये वाली लाइन रहती है इसे ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं, और ये जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन रहती है उसे अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इन दोनों पॉइंट पे हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले अपन करते हैं ऑन एक्सिस इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे रहने वाले किसी पॉइंट पर बात करते हैं।
ऑन एक्सिस, तो आपके पास एक ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो L है। अब इसके मिड पॉइंट से R दूरी पर यहां पे कोई पॉइंट P1 ले लेते हैं। इस पॉइंट P1 पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी डेफिनेटली ये आपके पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी R माइनस L/2, और ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी डेट इज R प्लस L/2। तो नेट पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा डेट इज KQ अपॉन पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स होएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा अवे वाला, और अट्रैक्शन का जो रहेगा नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, और इसमें हम L/2 को यानी कि डाइपोल की लेंथ को हम बहुत छोटा मान रहे हैं सेंटर से दूरी R की कंपैरिजन में, और हम जनरली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो डाइपोल हमारे पास शॉर्ट डाइपोल होता है, यानी कि शॉर्ट डाइपोल का मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन हम बहुत स्मॉल लेकर के ही बात करेंगे। तो ये कंडीशन में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेट कीजिएगा। L/2 को आप चाहें तो नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में। तो पॉइंट P1 पर जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट इज KQ, तो बाहर कॉमन ले लीजिएगा, अपॉन R² माइनस L²/4 का होल स्क्वायर। इनटू यहां पे जब इसको आप ऊपर लेंगे और इसको इधर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 2L इंटू R। ये आपके पास यहां पे इन दोनों का समेशन निकल के आ जाएगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद में। तो आपके पास पॉइंट P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस अरेंजमेंट के कारण, इसकी वैल्यू यहां से आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि चार्ज इनटू इनके बीच का जो सेपरेशन L है, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो डाइपोल मोमेंट आ जाता है, तो यहां पे आ जाएगा 2K L इंटू Q यानी कि P, और यहां पे जो R है और नीचे जो टर्म है इसमें मैं R²/4 को बहुत नेग्लिजिबल मान लेता हूं R² की टर्म्स में, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी थी, हमने जैसा डिस्कस किया था। तो नीचे जो टर्म आएगी वो R⁴ आ जाएगी, लगभग ये रिजल्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लगभग। और R से एक बारी R को अगर आप डिटेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिजल्ट जो आएगा इट विल बी कन्वर्ट इनटू दिस रिजल्ट। ये पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ये पॉइंट P1 लिया है, डाइपोल मोमेंट को तो मैं P से बता रहा हूं, ये पॉइंट P1 लिया है, और यहाँ पे पॉइंट P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज 2KP अपॉन RQ इंटू R कैप। इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपके पास डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन में ही होगी। डाइपोल मोमेंट जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होएगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह होगी स्मॉल डाइपोल के कारण, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी P1 पर इसी की डायरेक्शन में होगी। ये है ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तरीका वही रहेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर देखना हो तो ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जैसे ये वाला पॉइंट है सेंटर से R दूरी पर, तो नेगेटिव चार्ज के कारण तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर होएगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्शन फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होएगी। अब इन दोनों
के मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगे प्लस और माइनस के कारण उनके मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण इस पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम दे देता हूं P2, तो P2 पॉइंट पर y डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगी, x डायरेक्शन में ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो पाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P2 पर जो आएगी वो इधर आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 ड्यू टू दिस स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये स्मॉल डाइपोल ही है, यहाँ पे भी हम इनके बीच में जो सेपरेशन है L, उसकी वैल्यू को बहुत छोटा कंसीडर कर रहे हैं R के कंपैरिजन में। इस पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो एक इंडिविजुअल के चार्ज के कारण आएगी KQ अपॉन ये डिस्टेंस L/2, ये R, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वॉट, दैट इज R² प्लस L²/4 का पावर 2, ये आएगा रिजल्ट। अब इसमें यहां पर एक डाइपोल, एक चार्ज के कारण अगर इतना आया है तो दोनों के कारण हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये एंगल इटसेल्फ थीटा है, तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होएगा, ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण रहेगा उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉइंट P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा दैट इज 2E cos ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। E की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू की जहां की जरूरत है, तो cos थीटा की वैल्यू अगर जरूरत पड़े तो cos थीटा हो जाएगा L/2 बेस लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू यही वाली निकल के आ जाएगी R² प्लस L²/4, यही निकल के आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, that is L²/4। इसको आप रख दीजिएगा cos थीटा की वैल्यू को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आएगी पॉइंट P2 पर, आप ये वाला यहाँ पे कंसिडरेशन कर लीजिएगा। तो पॉइंट 2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी KP अपॉन R³, ये निकल के आ जाती है। cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, E की वैल्यू रख दीजिए, ये वाला कंसिडरेशन कीजिएगा। R² की वैल्यू के कंपैरिजन में L²/4 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। L/Q को आप P लिख देना, डाइपोल मोमेंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इधर है और जबकि पॉइंट P2 पर जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस और ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होएगा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होएगा वो 0 होएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना हुआ है तो उसमें आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होएगा जिसमें जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, तो जितना प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना ही माइनस चार्ज पे उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट टॉर्क हो सकता है। नेट फोर्स तो 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर ऑफ मास होएगा उसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 रहेगा, वो एक्सेलेरेट नहीं रहेगा। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रेस्ट में रख दिया तो उसका सेंटर मास हमेशा रेस्ट में बना रहेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है दैट इज P×E। P इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही रहा है। इसकी वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो मान लीजिए सेंटर मास यहां से है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इत्फाक से अगर ये सेंटर मास बीचों बीच है तो आप सेंटर मास से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली अगर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी L/2 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा ही होगा। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी आ जाएगी यहां से L/2 साइन ऑफ थीटा। तो पहले फोर्स का जो टॉर्क लगेगा L/2 साइन थीटा, लगने वाला फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर मास से यहां से, वो ये वाली है। ये L/2 लेंथ है, ये L/2 साइन थीटा हो जाएगी, और इसका टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। आप लगा के देखेंगे, इसका भी टॉर्क आएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो दोनों ये टॉर्क अगर जुड़ जाएंगे यहाँ पे तो नेट टॉर्क ये हो जाएगा, और नेट टॉर्क जब ये हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q इंटू L मिलकर के डाइपोल मोमेंट P को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ गया PE साइन थीटा। और आप इसको वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है P और E, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी में भी अगर रिजल्टेंट टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इनका क्रॉस प्रोडक्ट होने पर ही एक वेक्टर आ रहा होगा। नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स आ जाता है, लेकिन दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क ही होता है जिसकी वैल्यू ये होती है। ओके, थैंक यू गाइस। अब आप इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे नीचे पीपीटी में दिए गए हैं। इन टॉपिक्स को जिसको आज मैंने कवर कराया उससे रिलेटेड ये 10 क्वेश्चंस जो आपको अभी दिए जा रहे हैं उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, पीपीटी में दिए जा रहे हैं जो, और उनके जो आंसर हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है। इज इट क्लियर? दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन थ्योरी। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9 and number 10। इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।